नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सफल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि लास्ट क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था कि सार्क देशों में हम पाकिस्तान तक पहुंच चुके थे। सार्क देशों की हम बात कर रहे थे। सार्क देश क्या है? दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि दक्षिणी देशों का एक संगठन बना रखा है जिसमें कुल 8 देश हैं। पहला देश आप लोगों का कौन सा है? मालदीव है, दूसरा श्रीलंका है, तीसरा भारत है, चौथा पाकिस्तान है, पांचवा अफगानिस्तान है, छठा आप लोगों का नेपाल है, सातवां भूटान है और आठवां बांग्लादेश है। ये आप लोगों को हमेशा याद रखना है। 8 सार्क कंट्रीज हैं, उनमें से मालदीव पढ़ा। मालदीव के बाद में हमने श्रीलंका पढ़ा। श्रीलंका के बाद में हम पाकिस्तान में एक वीडियो मतलब पिछले वाले वीडियो में पाकिस्तान के बारे में पढ़ा। पाकिस्तान के बारे में और अधिक जानकारी आज अपन लेंगे। देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैंने एक बात ये भी बताई आप लोगों को कि ये जो पाकिस्तान है आपका, ठीक है, पाकिस्तान पे चलते हैं। ठीक है, ये जो पाकिस्तान है आप लोगों का, इस पाकिस्तान में जो ऊपर का जो भाग है, उत्तरी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान का नहीं है बल्कि भारत का ही था पहले। लेकिन 1947 में आज़ादी के बाद में अक्टूबर माह में क्या हो गया, पाकिस्तान के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कुछ कबीलाइयों को भेज दिया जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करवा दिया, जम्मू कश्मीर को पर कब्जा करने के लिए। चूंकि वहां पर क्या था, हरी सिंह नाम का राजा था जो कि स्वतंत्र रह रहा था। माउंटबेटन ने पहले ही कह दिया था कि 3 शर्तें हैं, या तो भारत में रह लो, या पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर स्वतंत्र रह लो। हरी सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। अब क्या होता है, तब तो उसने विलय पत्र पर साइन किए नहीं, लेकिन बाद में क्या होता है, हरी सिंह क्या कर लेता है, विलय कर लेता है। कब? जब आपका मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर कबीलाइयों को भेज चुका होता है, यहाँ पर आक्रमण कर चुके हैं, लगभग गिलगिट वगैरह पे, ठीक है, काफी सारी जगहों पर क्या कर चुके थे, ये आक्रमण कर चुके थे, कब्जा कर चुके थे। तब आनन फानन में हरी सिंह ने जाकर के क्या किया था, भारत सरकार से जाकर के समझौता किया था और विलय पत्र पर साइन किए थे। और तब भारत ने सेना भेज करके और क्या किया था, यहाँ से इनको भगाया था। लेकिन क्या हुआ, दुर्भाग्य से यहाँ वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये कब्जा कर करके ले गया पाकिस्तान, जिसको कि आज वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं, पीओके के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं वर्तमान में इसको? पीओके के नाम से, यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम जानते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर से जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया था। ये सारी चीजें मैंने लास्ट क्लास में बता दी थी। इसके बाद में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पाकिस्तान में आगे कि ये जो आपका बलूचिस्तान है, यहाँ का सबसे बड़ा राज्य है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? बलूचिस्तान है। बताया था आप लोगों को। बलूचिस्तान की राजधानी है यहाँ पर क्वेटा। क्या राजधानी है? क्वेटा इसकी राजधानी है। ठीक है, और बलूचिस्तान का क्या मुद्दा चल रहा है आप लोगों को ये भी बताया कि यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर अभी वर्तमान में तालिबानी सरकार है। सभी समझते हैं तालिबानी सरकार है। यहाँ पर 2021 में किसका अधिकार हो गया? तालिबानियों का अधिकार हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है, बलूचिस्तान में एक टीटीपी आ जाता है। टीटीपी का मतलब होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। ये टीटीपी क्या बोलता है कि जिस प्रकार से तालिबानियों ने क्या किया, अफगानिस्तान को वापस हासिल किया, उसी प्रकार से हम भी क्या करेंगे, बलूचिस्तान को एक नया राज्य बनाएंगे, नया देश बनाएंगे और हम पाकिस्तान से अलग होंगे। इनके अंदर रोष उत्पन्न कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं दूसरे राज्यों के, वो यहाँ पर क्या होता है, अहमदिया मुसलमान रहते हैं जिनके साथ में भेदभाव करते हैं। तो ये लोग इनसे भेदभाव करते हैं, आपस में इनमें लड़ाई हो गई। तो ये क्या हो गया, देखो, खुद के लोग ही खुद को मार रहे, कूट रहे हैं। पाकिस्तान की वजह से लोगों की नीति रही है हमेशा खुद के ही लोगों से लड़ाई करना। आपको पता है पाकिस्तान 2 भागों में था, अकेला ये पाकिस्तान थोड़ी था, 2 पाकिस्तान थे। मैं आपको नक्शे में बताता हूँ, भारत के में। आप देखिए यहाँ पर भारत के नक्शे में देखिए, एक पाकिस्तान आप लोगों को दिख रहा होगा जो मुख्य पाकिस्तान है, वो है पश्चिम की ओर, ये पश्चिमी पाकिस्तान है, ये वाला। और एक पाकिस्तान है ये वाला, जिसे आप वर्तमान में क्या कहते हैं, बांग्लादेश कहते हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान था और ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि मुख्य पाकिस्तान, ये इनका पूर्वी पाकिस्तान था। 2 जगह था,
दोनों तरफ से परेशान करते थे ये लोग अपने को, ठीक है। तो ये वाले लोग इनसे क्या करने लगे, भेदभाव करते थे, इनको अच्छे मुसलमान नहीं मानते थे, ठीक है। इसके बारे में बहुत बड़ी घटना मैं आप लोगों को आगे वाला चल करके वीडियोस में बताऊंगा कि किस प्रकार से इन्होंने अपनी नस्ल सुधारने के लिए, इन मुसलमानों की नस्ल सुधारने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान भेजा था, और कितनी महिलाओं का यहाँ पर रेप हुआ था वो घटना मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद में यहाँ पर मुक्ति वाहिनी पार्टी का गठन होता है और मुक्ति वाहिनी का भारत साथ देता है, और फाइनली 1971 में क्या होता है आपके बांग्लादेश में, मतलब 1971 में भारत पाक का युद्ध होता है और 1971-72 में आपके बांग्लादेश का निर्माण होता है, जो कि नया देश, खुद ही के लोगों से अलग होकर के, देखो नया देश बना रहे, मतलब सोचो कि क्या सोच होगी इन लोगों की, ठीक है। तो पाकिस्तान में एक तो सोच बिल्कुल गंदी है कि अपने ही लोगों के साथ में ये लोग भेदभाव कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया लास्ट वाली क्लास में कि भैया बलूचिस्तान तो इनसे टूटने के कगार पर है। इसके बाद में आगे चलते हैं, बलूचिस्तान के बाद में हम आगे चलते हैं अगले राज्य पर, वो है आपका सिंध राज्य। देखो ये जो सिंध राज्य है ना, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी यहाँ पर बहती है, इसीलिए इसका जो नाम है वो सिंध पड़ गया। देखो सिंध भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भैया ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा साथी है। आपको पता है हमारे नक्शे के अंदर पंजाब, सिंध तो हमारे राष्ट्रगान में पहले ही आता है, ठीक है। तो मतलब ये मान के चलो कि सिंध जो प्रांत है ना, ये केवल और केवल व्यापारिक लोग यहाँ पर होते हैं, सिंधी लोग हैं, आपको पता है व्यापारी लोग होते हैं। तो इनको जहां पर व्यापार अच्छा मिलेगा ये उधर की तरफ चले जाएंगे। इन फ्यूचर इसके भी पाकिस्तान में रहने के चांसेस कम है। क्यों? क्योंकि देखो एक तो ये पंजाब देखो दो भागों में, दूसरा एक और राज्य इसका आ जाता है, ये पंजाब राज्य है। किसका? पाकिस्तान का कौन सा राज्य है? पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य जो है हमारे देखो भारत के नक्शे में भी है और पाकिस्तान के में भी है। तो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा आप लोगों को पता है। तो पंजाब के दो टुकड़े हुए, आधा पंजाब इधर रहा और आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया। तो आप लोग देखना पंजाब के अंदर यहाँ पर ये देखो, पंजाब के अंदर कौन है? लाहौर है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, कब गुजरा अमृतसर लाहौर आया। देखो यहाँ पर अमृतसर है बिल्कुल पास में ही, ठीक है। और इसी के आगे जब चलते हैं तो लाहौर आ जाता है। तभी तो गाना बनाया ये आप लोगों को पता है ना, दोनों पास पास में, बस बीच में सीमा आ रखी है। तो अमृतसर और लाहौर, तो ये पंजाब है और ये सिंध है। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट राज्य हैं किसके? पाकिस्तान के। पंजाब से 80% और सिंध से 20% नेता और व्यापारी लोग आ जाते हैं। सारे के सारे नेता कहां से आते हैं? इसके पंजाब और सिंध से आते हैं, तथा व्यापारी लोग कहां से आते हैं? सारे के सारे अपने पंजाब और सिंध से ही आते हैं। बाकी के सारे राज्यों में से इन लोगों ने ले ही नहीं रखा है, ज्यादा वर्चस्व नहीं है। ये जो सिंध राज्य है ना, सिंध राज्य में देखो एक यहाँ पर आप लोगों को कराची दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? कराची ये मान के चलो कि बहुत डेवलप शहर है पाकिस्तान का, और ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो आर्थिक राजधानी है वो भी कराची ही है। पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी हम किसको कह सकते हैं? कराची को कह सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों का प्लेस है पाकिस्तान का कराची, ठीक है। तो कराची जो बंदरगाह भी है, और कराची बंदरगाह इन लोगों का सबसे ज्यादा डेवलप बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बताया था, यहाँ पर है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? ग्वादर बंदरगाह। और सबसे महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है कराची बंदरगाह। हमने जो युद्ध हुआ था भारत पाक का, उसमें कराची बंदरगाह को उड़ा दिया था, सब लोग ग्वादर पहुंच गए थे भैया, ठीक है। कराची को उड़ाने का मतलब ये है कि लगभग ये मान के चलो आधा पाकिस्तान आप लोगों ने जीत लिया। तो मेन शहर इनका कराची है। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों के? अच्छा, चीन ने क्या किया था? यहां से एक रास्ता निकाला था, आप लोगों को बताया था मैंने। चीन ने क्या किया था? एक रास्ता निकाला था जो कि क्या नाम से कहलाया था? CPEC कहलाया था। क्या नाम से? CPEC के नाम से जाना जा रहा था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC, जो प्रोजेक्ट फेल हो गया। इसकी प्रोजेक्ट के फेल होने का रीजन आप लोगों को बताया था मैंने कि यहाँ पर जो लोग हैं चाइना के लोगों को, यानी कि चाइना के जो व्यापारी लोग थे या कर्मचारी लोग थे, उनको कूटने लग गए, यानी कि मारने लग गए। इससे चाइना ने क्या किया? पाकिस्तान को धमकी दी कि भैया हमारे जो लोग हैं अगर एक भी मर गया तो जुर्माना देना पड़ेगा। पाकिस्तान को चीन ने ऑलरेडी डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। डेब्ट ट्रैप में कई बार बोल चुका कि ये क्या होता है? कर्जा दे करके फंसाने वाली पॉलिसी होती है। ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने की आड़ में और CPEC को डेवलप करने की आड़ में इसने बहुत सारा पैसा पाकिस्तान को दे दिया। इतना पैसा दे दिया कि ये मान के चलो कि इसको पता नहीं कितने जन्म लग जाएंगे पैसा चुकाते चुकाते।
आपको पता है वर्ल्ड बैंक से भी ज्यादा पैसा है चाइना के पास में, और उसने चाइना ने बहुत पैसा दिया है पाकिस्तान को। ठीक है, एक नीति इसलिए भी है कि भैया हमारी और पाकिस्तान की बनती नहीं है ना, तो भी चाइना इसको हेल्प करता है। समझ में आई बात आप लोगों की? तो यहाँ पर जो है आपका जो CPECA प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है बेटो, दूसरी बात मैंने आप लोगों को बताई कि ये जो चाइना है यहाँ से CPEC इसलिए भी चाहता था क्योंकि वर्ल्ड मैप में देखो, अगर ये स्थल मार्ग ना हो, अगर ये स्थल मार्ग ना हो चाइना का पास में, तो ये क्या करता है, अपना सारा व्यापार इस मार्ग से करता है। और इस मार्ग को बोलते हैं, ये वाला जो है आपके जल संधि, इसको बोलते हैं मुल्तान, क्या बोलते हैं, मलक्का, सॉरी क्या बोलते हैं, मलक्का। और यहां पर हमारा भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये कभी आएंगे तो युद्ध की स्थिति में इसको नुकसान पहुंच सकता है, इसके जहाजों को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, जहां तीनों सेनाएं होती है ना बेटा, तीनों सेनाएं जब यहाँ पर निपुण होती है, तीनों सेनाएं जब आपकी किसी की होती है, तो उसको बोलते हैं थिएटर कमांड। क्या बोलते हैं उसको, थिएटर कमांड। एक स्थान होता है जहां पर सिर्फ जल सेना ही होती है, एक होता है जहां केवल थल सेना होती है, केवल जहां वायु सेना होती है। ये स्थान ऐसा है जहां पर थिएटर कमांड, और कई जगहों पर यहाँ पर थिएटर कमांड देखने को मिलेगा, यानी कि तीनों ही सेनाएं हैं यहाँ पे। तो थिएटर कमांड तो भैया छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, तो बहुत भयंकर बजा के रख देती है थिएटर कमांड तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये क्या चाहता है कि इधर से आने के बजाय अपने को इधर से रास्ता मिल जाए। बाद में आप लोगों को बताऊंगा, जब ये मलेशिया वगैरह, इधर इंडोनेशिया वगैरह पढ़ाऊंगा, तो ये बोलेगा इंडोनेशिया को कि भैया इधर से रास्ता निकाल दे, ये सुंडा होते हुए इधर से रास्ता दे दे। बाद में ये इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये इंटरेस्टेड है इधर से रास्ता निकालने में, क्योंकि इधर कोई भी नहीं है। लेकिन है तो कौन सा है, तो हिंद महासागर ही ना, हिंद महासागर में अपनी पूरी रेंज है। समझ में आई बात आप लोगों की अच्छे से? तो ये क्या है, ये चाइना अपनी नीतियां, अपनी पॉलिसी जो है भारत के अगेंस्ट ही खोल के रखता है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को दूसरी चीज मतलब जो नेक्स्ट बात बताने वाला था वो आज ये है कि पाकिस्तान में जो है ऊपर का भाग है, यहां पर देखिए एक जगह है खैबर पख्तून। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो स्थान है, इसको ये लोग बोलते हैं, यहां पर जो राज्य है इसको बोलते हैं खैबर पख्तूनवा या फिर खैबर पख्तून। क्या बोलते हैं, खैबर पख्तून। खैबर पख्तूनवा या खैबर पख्तून। ठीक है, यहां जो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है बेटा, कौन है, अफगानिस्तान है इधर की तरफ। ये जो है पहले यहां पर एक डूरंड सीमा रेखा खींची गई थी। कौन सी सीमा रेखा खींची गई थी, डूरंड। डूरंड जो सीमा रेखा खींची गई थी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई थी। लेकिन बाद में क्या हो गया, बाद में पाकिस्तान जो है अलग हो गया, तो ये सीमा किसके बीच में रह गई, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में रह गई। पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। पाकिस्तान के अलग होने के बाद में ये सीमा रेखा किसके बीच में हो गई, डूरंड सीमा रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। पहले हमारे देश में कुछ सीमा जो है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से लगती थी, भारत की उत्तरी सीमा जो लद्दाख वाली सीमा है। परंतु बाद में ये वाला जो चाइना है ना, ये वाला जो हिस्सा है, क्या हो गया, किसने ले लिया है, आपके POK में ले लिया है, यानी कि पाकिस्तान का हो गया है। तो इस वजह से क्या है, अब अफगानिस्तान के साथ में सीमा नहीं लगती है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है बेटा। यहां तक क्लियर है सबको। खैबर पख्तून जो है, कहते हैं कि सीमा विवाद था भैया, और ये वाला जो हिस्सा है ये अफगानिस्तान का हुआ करता था। लेकिन जब ड्यूरंड सीमा रेखा बनाई गई तो ये गलती से कहां आ गया, भारत के हिस्से में, यानी कि पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। अफगानिस्तान वाले ये बोलते हैं कि भैया ये हिस्सा तो मेरा है, ये तो मुझे दो। खैबर पख्तून जो है, अफगानिस्तान क्या बोलता है, भैया ये तो पहले से मेरा है, तो ये मेरे को दो। अब आप देखो कि किस बात के लिए बोलता है पाकिस्तान की हम ताकतवर हैं, हमारे पास में ये है, हमारे पास में परमाणु बम है। कैसे बोल सकता है भाई, जब इसके पास में खुद के अपने राज्य नहीं है। यहाँ वाला जो हिस्सा है अफगानिस्तान क्या बोलता है कि ये हमारे को दे दो, ये हमारा है, हम लेके रहेंगे। अफगानिस्तान वाले बोलते हैं ये वाला हिस्सा जो है। अब बताओ, ये बलूचिस्तान टूटने के कगार पर है,
ये वाला जो हिस्सा है ये किसके हिस्से में आ जाता है? अफगानिस्तान के हिस्से में आ जाता है। ये वाला इसका है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो भारत का हिस्सा है, ये तो पाक अधिकृत कश्मीर इसने जबरदस्ती कब्जा कर रखा, ये इसका है नहीं। आगे चलते हैं, इधर की तरफ आते हैं, पंजाब और सिंध। पंजाब और सिंध हमारे नक्शे में, हमारे राष्ट्रगान में है ही। पंजाब जो है कभी भी बेटा कभी भी हम कूच करते हैं तो पंजाब की तरफ ही कूच करते हैं, किसी दिन युद्ध हो गया हम पंजाब को ले बैठेंगे। और सिंध है जिधर की तरफ ये मान के चलो अच्छा माल रहेगा उधर की तरफ जाएगा। देखो सिंध, यहाँ पर इधर की तरफ जस्ट सिंध के इधर आएंगे ना अपन लोग, सिंध के जस्ट इधर आएंगे तो मारवाड़ आ जाता है। मारवाड़ी लोग बेटा बिजनेस माइंड होते हैं, आपको पता है, गुजरात, राजस्थान और ये सिंध, ये पूरा बिजनेस माइंड के लोग हैं। तो यहाँ पर तो क्या ही है, यहाँ पर तो केवल ये है कि जिधर अच्छा बिजनेस मिलेगा उधर चले जाएंगे, क्या ही मतलब है। तो ये देखो खुद का पाकिस्तान का खुद के नक्शे में कोई हिसाब किताब नहीं है, इसके राज्य टूटने के कगार पर हो रहे हैं। पता नहीं किस बात की इसको एंट है, किस चीज की, ये पूरी दुनिया में भारत को आंख दिखाता रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं इसके पास में। ठीक है, और देखते हैं, कई बार बोल देते हैं ये पाकिस्तान वाला, कई बार देखो इसके लोग भी कैसे पागल हैं, इसके मंत्री कई बार क्या कमिटमेंट करते हैं कि भारत को हमसे डरना चाहिए क्योंकि हमारे पास में परमाणु बम है। अब बताओ, भारत को ये बोल रहा है परमाणु बम है, भारत के पास में क्या परमाणु बम नहीं है क्या? फिर क्या बोलते हैं, देखो इनके कमेंट कैसे आते हैं, हम टैक्टिकल मिसाइल से वार करेंगे। कौन सी मिसाइल से? टैक्टिकल मिसाइलों से क्या करेंगे, परमाणु बम लॉन्च कर देंगे किसी दिन। टैक्टिकल मिसाइलें भी हमारे पास में। आप लोगों को बता दूं, टैक्टिकल मिसाइल का मतलब वो होता है जिसकी रेंज कम होती है। बेवकूफों को ये नहीं पता है, जिसकी रेंज कम होती है, आमने सामने का युद्ध होता है, तब टैक्टिकल मिसाइल काम में आती है। अरे भैया, आप लोगों को दूर की लड़ाई लड़नी होती है ना, तो स्ट्रेटेजिक जो होती है ना, स्टैटिक जो होती है, स्टैटिक मिसाइलें काम आती है। अब ये टैक्टिकल मिसाइलों से अपने को क्या करेगा, परमाणु बम छोड़ेंगे? ऐसे ऐसे तो इनके मंत्री है। स्ट्रेटेजिक जो आपके मिसाइलें होती है ना, उसकी आवश्यकता पड़ती है लंबी दूरी तय करने के लिए, दूर तक की इनकी रेंज होती है। टैक्टिकल मिसाइल आमने सामने, जैसे रूस और यूक्रेन आमने सामने से ना, तो वो क्या करेगी, 3-4 किलोमीटर तक की रेंज को कवर कर लेती है। टैक्टिकल जो मिसाइलें होती है जिसपे केवल छोटे मोटे बारूद की जो गोले वगैरह होते हैं वो दाग सकते हैं। परमाणु बम के लिए आप लोगों को चाहिए होगा स्ट्रेटेजिक जो मिसाइल होती है वो चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मायने रखती है कि भैया बोलने से कुछ नहीं होता, उसके लिए दिमाग भी चाहिए होता है कि कौन सी मिसाइल से कौन सा हथियार आप चलाओगे। समझ में आई बात आप लोगों के? तो ये सारी चीजें हैं इनके लिए। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये जो पंजाब है आपका, ठीक है, सिंध के ऊपर कौन सा राज्य पड़ जाता है आपका? पंजाब जो है वहां पर क्या है, लाहौर स्थित है। वो मैंने बता ही दिया आप लोगों को कि ये रहा आपका लाहौर, कौन से राज्य में? पंजाब में। ठीक है, इसके पास में, यहाँ पर लाहौर के पास में भारत का क्या पड़ जाता है, ये रहा अमृतसर, ये भारत के हिस्से में आ जाता है, पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, और इसकी राजधानी जो है, ये पाकिस्तान की जो राजधानी है वो भी पंजाब के उत्तर में स्थित है। पंजाब के उत्तर में देखेंगे ना, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो ये है इस्लामाबाद। क्या है? इस्लामाबाद, ये इसकी राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी कौन है? इस्लामाबाद है। और इसी के जस्ट पास में एक शहर है जिसका नाम है रावलपिंडी। आप लोगों ने नाम सुना होगा रावलपिंडी एक्सप्रेस का। हमारे टाइम पर, क्रिकेट के टाइम पर, एक बॉलर हुआ करता था, बहुत फास्ट बॉलर था, आपके रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से उसको जानते थे, शोएब अख्तर, शायद आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, इसको रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, तो ये इस्लामाबाद जो है इसकी राजधानी है बेटा। इस्लामाबाद के ठीक इधर की तरफ अपन चलेंगे ना, तो यहाँ पर एक जगह है बेटा, उसको बोलते हैं पेशावर। कौन सी जगह है ये? पेशावर। पेशावर कहूं या हथियारों की नगरी कहूं, एक ही बात है। पेशावर कह दो या हथियारों की नगरी कह दो, एक ही बात है बेटा। यहाँ पर सिर्फ हथियारों का काम होता है, हथियार बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, देखो इतना गंदा शहर है ना, यहाँ पर क्या हुआ, पेशावर में हथियार बनते हैं। यहाँ पर एक स्कूल के अंदर, एक प्राइमरी स्कूल था, और प्राइमरी स्कूल के अंदर छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। और पेशावर के अंदर अभी थोड़े टाइम पहले आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह देखी होगी कि यहाँ पर लोग गए, यहाँ के जो कुछ लोग थे, जो उग्र लोग थे, आतंकवादी लोग थे पेशावर के, वो जाकर के और पेशावर में किस प्राइमरी स्कूल के में छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे से बच्चे थे, उनके ऊपर क्या कर देते हैं, फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो गई, बहुत सारे बच्चे मारे गए। अब बताओ, बिल्कुल इनके अंदर हृदयहीनता किस प्रकार से हो सकती है कि छोटे बच्चों को मार रहे हैं। तो ये पेशावर है भैया, पेशावर इनकी हथियारों की सिटी ऑफ वेपन्स भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो आपका सिंध है, सिंध में यहाँ पर देखिए कौन सा, ये सिंध राज्य।
सिंध में यहां पर एक जगह मिलेगी आपको लड़काना। कौन सी जगह है? लड़काना। सिंध के अंदर देखो, खुले मैप में लेते हैं अपन। सिंध के अंदर कौन सी जगह है? लड़काना। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा सिंध और यहां पर है लड़काना। इसी के पास में, लड़काना के अंदर ही यहीं पे पास में क्या स्थित है? आपका मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है। लड़काना जिले में क्या है? मोहनजोदड़ो, जिसे इतिहास में लाशों का टीला के नाम से जाना गया। मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है कहां पर विकसित हुई? सिंध के लड़काना में, जिसे हम मोहनजोदड़ो के नाम से, लाशों के टीले के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो के बारे में, सबसे बड़ा स्नानागार वगैरह प्राप्त हुआ है। ठीक है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से ऊपर चलेंगे ना बेटा, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो इसमें एक और सभ्यता देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो से ऊपर, इधर चन्हूदड़ो। कौन सी सभ्यता? चन्हूदड़ो जो है, यहीं पर ही आप लोगों को सभ्यता देखने को मिलती है। तो मोहनजोदड़ो और चन्हूदड़ो आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं बेटा कि ये जो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद मैंने बताया यहां पर, इस्लामाबाद के पास में एक जगह है एटमाबाद। कौन सी जगह है? अहमदाबाद की तरह यहां पर भी है, हैदराबाद भी है। इधर देखो, हमारे जो हैदराबाद है ना, वैसे यहां पर भी हैदराबाद है। तो यहां पर एटमाबाद है एक जगह। कौन सी जगह बेटा? एटमाबाद। इस एटमाबाद में क्या हुआ था? अभी थोड़ा टाइम पहले 2000 लगभग 11 की बात है। एटमाबाद कौन सी जगह है? एटमाबाद। हाँ, 2011, 2 मई 2011 में क्या होता है? 2 मई 2011 में अमेरिकी सील कमांडो ने, अमेरिकी जो सील कमांडो टीम है, ठीक है, किसने? अमेरिकी सील कमांडो टीम ने क्या कर दिया? ओसामा बिन लादेन को ढेर कर दिया। भाई नाम सुना होगा ने आप लोगों ने, बड़ा आतंकवादी है ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को क्या किया? इस्लामाबाद के पास में एटमाबाद नामक स्थान है, वहां पर ढेर किया है अमेरिका की सील कमांडो टीम ने। और यहां पर से जब जैसे ही क्या हुआ, ओसामा बिन लादेन को मारा गया, पूरी दुनिया किसके विरोध में आ गई? पूरी दुनिया विरोध में आ गई पाकिस्तान के, कि पाकिस्तान क्या करता है? आतंकवादियों को पनाह देता है। थोड़े दिनों के बाद में यहाँ पर विदेश मंत्री, अमेरिका की विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन का क्या होता है? दौरा होता है। और हिलेरी क्लिंटन ने क्या कर दिया? पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी कि भैया इसको नहीं पता था कि यहाँ पर एक आतंकवादी रह रहा है। पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा आतंकवादी माना जा रहा था ओसामा बिन लादेन, की यहाँ रह रहा है, पाकिस्तान को नहीं पता है। क्यों? क्योंकि उनके घनिष्ठ संबंध है। पाकिस्तान का और अमेरिका का बहुत घनिष्ठ संबंध है भाई। ठीक है, पाकिस्तान हेल्प करता है। वही वाली बात, शीत युद्ध वाली। एक सुपर पावर कौन? रूस। एक सुपर पावर कौन? अमेरिका। अमेरिका जो है उसके फेवर में चला गया पाकिस्तान, और जो रूस है उसके फेवर में चला गया भारत। तो अब अमेरिका क्या करेगा? हेल्प करेगा ना पाकिस्तान की। जब भी जरूरत पड़ती है अमेरिका हथियार देता है पाकिस्तान को। भारत किससे ले लेता है? रूस से ले लेता है। आपस में लड़ाई करते हैं भाई सब। बात समझ में है आपको? अमेरिका के विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन यहां पर आई और पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, कि इससे नहीं मालूम था पाकिस्तान को कि यहां पर ओसामा बिन लादेन रह रहा है। ठीक है, तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे इसके जो फिजिकल मैप है, थोड़ा सा उसमें देखेंगे अपन लोग कि यहां पर कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। क्या है? पर्वत श्रेणियां हैं। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, इसे बोलते हैं कीर्थर पर्वतमाला। यहां पर है बेटा, थोड़ा सा रेड पेन से मैं आप लोगों को अच्छे से हाईलाइट कर देता हूं। ये जो है ना, इसको बोलते हैं कीर्थर पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? कीर्थल। ठीक है, और यहां पर है मकरान पर्वत, मकरान पर्वतमाला। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला है? मकरान पर्वतमाला। ये कीर्थर है। ठीक है, और इसी के पास में है यहां पर सुलेमान पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? सुलेमान। कीर्थर, सुलेमान और मकरान पर्वतमाला, ये आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि प्रश्न कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि कीर्थर पर्वतमाला कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। सुलेमान पर्वत कहां पर है? पाकिस्तान में। और आपका मकरान पर्वतमाला कहां पर है? बलूचिस्तान के बिल्कुल यहां पर ग्वादर बंदरगाह के ऊपर ही पड़ जाता है आपका मकरान पर्वतमाला। कौन सी जगह पे? ग्वादर बंदरगाह के बिल्कुल ऊपर पड़ जाता है क्या? मकरान पर्वतमाला। इसकी खास बात यह है, ये क्यों फेमस है? देखो ये जो आप लोगों की कौन सी जगह है, मैंने बताया कीर्थर और सुलेमान। कीर्थर और सुलेमान के बीच में दुनिया की पहली खेती हुई थी भैया, दुनिया की पहली खेती।
जिसमें सबसे पहले जो खेती हुई थी जौ की खेती हुई थी और जौ के बाद में गेहूं की खेती हुई थी। समझ में आ गई बात? तो दुनिया की सबसे पहली खेती कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य हुई, किस प्रकार से, कहां पर हुई? सुलेमान और आपकी कीर्थर पर्वतमाला। ठीक है, अब आप देखना कैसे प्रश्न यूपीएससी कई बार कैसे प्रश्न पूछती है। यहां एक पर्वतमाला लिख दी, यहां पर लिख दिया केवल पर्वतमाला, एक पर्वतमाला यहां पर बना दी और यहां लिख दी, यहां पर भी लिख दिया पर्वतमाला और यहां पर कर दिया जौ और गेहूं और एक और चीज इन्होंने लिख दी, दुनिया की पहली खेती, दुनिया की पहली खेती। और प्रश्न दे दिया कि भैया बताइए दोनों पर्वतमालाओं के क्या नाम है। ऑप्शन ए कीर्थर और सुलेमान, ऑप्शन बी विंध्याचल और अरावली, ऑप्शन सी एंडीज रॉकीज। इस तरीके से प्रश्न दे दिए और एक प्रश्न आ गया आप लोगों का कौन सा वाला? कीर्थर और आपका सुलेमान। तो आप लोगों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? कीर्थर और सुलेमान ये दोनों पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर दुनिया की पहली खेती हुई थी। यूपीएससी में बेटा ऐसा भी प्रश्न आता है। ठीक है, आप लोगों को पर्वतमालाएं कई बार इस तरीके से पूछी जाती है चित्र के माध्यम से, तो वो आप लोगों को ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्लियर हो गया यहां तक? तो दुनिया में सबसे पहले जौ की खेती कहां पर हुई भैया? पाकिस्तान के इस वाले। अब देखो पाकिस्तान का क्रेडिट क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान तो बेटा 1947 में बना है। कब बना है? 1947 में बना है ना। इससे पहले तो भारत ही था, मतलब इस मामले में भारत ही था भैया। पहले भारत के नाम से ही होता था। भारत में हुई थी सबसे पहले खेती। कौन सी पर्वतमालाओं में? कीर्थर और सुलेमान पर्वतमालाओं के बीच में। इसके बाद में 1947 की बातें, तो अभी थोड़ा टाइम पहले की बातें हो गई है। तो ये तो बहुत पुरानी बातें हैं, जब सभ्यताएं यहाँ पर विकसित हो रही है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा, ये सब चीजें। तो अब दूसरी बात देखो, कई लोग बोलते हैं कि भैया भारत की खोज हुई थी। भारत की खोज कौन करेगा भाई? कई लोग बोल देते हैं वास्को डी गामा किया था। अरे भैया वास्को डी गामा ने भारत में आने के समुद्री मार्ग की खोज की थी। उससे पहले तो पता नहीं कितने लोग आ गए थे। वास्को डी गामा ने सिर्फ भारत में आने की जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। इससे पहले लोग स्थल मार्गों से आते थे, इधर से आते थे भारत में। तो समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। तो अपन कई लोग प्रश्न पूछ लेते भारत की खोज कौन करा और वास्को डी गामा। प्रश्न भी बेवकूफी भरा और उत्तर और भी ज्यादा बेवकूफी भरा। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज कौन करा? वास्को डी गामा किया। ठीक है, और ये क्यों आए ये भी मैं आपको बताऊंगा। ये कोई खोज करने नहीं निकले थे, ये डर के मारे आए थे। मैं बताऊंगा आप लोगों को बाद में, ठीक है, जब मिडिल ईस्ट वगैरह पढ़ाएंगे। इसका बहुत बड़ा जो है आपका वास्को डी गामा वगैरह का जो भी सारा सीन है ना, ये भी आप लोगों का चला पैलेस्टाइन वगैरह का, फिलिस्तीन का। ठीक है, ये युद्ध जो चल रहे हैं ना, ये बताऊंगा मैं आप लोगों को, उससे रिलेट करेगी वो चीज। ठीक है, इसके बाद में देखो बेटा क्या होता है। खेती हो गई, अब मकरान पर्वतमाला होगी, बता दी मैंने। अब पंजाब के पास में बेटा यहाँ पर एक जगह है, पंजाब के पास में है इधर की तरफ, और उसको बोलते हैं नमक पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी बोलते हैं? इधर की तरफ एक पहाड़ी है, यस, नमक पहाड़ी। क्या नाम है उसका? नमक पहाड़ी या फिर सॉल्टी रेंज। नमक पहाड़ी नहीं मिले तो सॉल्टी रेंज बोल देना, सॉल्टी रेंज या फिर नमक पहाड़ी। कहते हैं कि भैया ये लाल पर्वत है और यहां पर जो पत्थर होता है उसको पीस करके नमक बनाया जाता है। इसे ही रॉक सोल्ट कहते हैं। ये सबसे बेस्ट खाद्य नमक होता है। सेंधा नमक जिसे आप कहते हो ना, तो ये सेंधा नमक सिंध के ऊपर पाया जाता है, जिसका नाम क्या है आपका? नमक पहाड़ी है। और वो कौन सा कलर का होता है? लाल रंग का होता है। कभी देखना आप, उसमें लाल कण पाए जाते हैं ना, तो लाल पत्थर है। ठीक है, सेंधा नमक। ठीक है, तो सबसे बेस्ट नमक यही होता है। ये भी यहाँ पर पाकिस्तान में काफी पाया जाता है। सबसे ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसके बाद में पाकिस्तान में देखिए अगली चीज। ठीक है, ओके, तो ये है आप लोगों का पाकिस्तान। लगभग मैंने आप लोगों को तैयार करवा दिया है। पाकिस्तान जो है, एक राज्य बलूचिस्तान हो गया, एक सिंध हो गया, पंजाब हो गया,
यहाँ पर इस्लामाबाद हो गया, ये पेशावर हो गया, ये इसका है नहीं, इसको पीओके बोलते हैं। ये किसी न किसी दिन भारत वापस ले लेगा। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ये सिंधु नदी है जो सिंध में से बहती है और बड़ी नदी है बेटा वो, ठीक है। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर कराची बंदरगाह है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आर्थिक राजधानी है, सबसे डेवलप शहर भी यही है। यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है आप लोगों का, जिसके ऊपर चाइना ने क्या किया, डेवलपमेंट किया है, और चाइना ने पाकिस्तान को डेब्ट ट्रैप में फंसाया है। चाइना ने होशियारी दिखाई, लेकिन देखो कोई मतलब की नहीं निकली होशियारी, ठीक है। अगर देखो मदद करते हैं ना, अगर भारत और पाकिस्तान मदद करके रहेंगे एक दूसरे की तो बढ़िया है, क्योंकि भारत के लिए भी ठीक नहीं है कि गरीब रहे, क्योंकि दरिद्रता कहीं पर भी आसपास में अगर दिखती है ना तो वो थोड़ा सा नुकसान देती है, कि अगर भारत के जस्ट पास में दरिद्रता ना ठीक नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखो कि आपके घर का इंटीरियर चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन अगर आप वो जो मकान है आपका, चाहे करोड़ों का मकान है, अंदर से बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन अगर वो किसी अच्छी कॉलोनी में नहीं है ना, अगर कॉलोनी जो है बाहर यानी कि जो बाहर का एरिया है वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, तो आप ये मान के चलो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब भारत ने कितना ही डेवलपमेंट कर लिया है, लेकिन इसके आसपास के देश अगर अच्छे नहीं है ना, तो बेटा हम वर्ल्ड लेवल पर अच्छा मुकाम नहीं बना पाते हैं, अच्छा स्थान नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आसपास के देश तो दरिद्र है ना। इसलिए भारत सबकी मदद करते हुए चलता है। पाकिस्तान को मदद लेने के क्या है कि इसमें है नहीं सिम्टम्स, इसको मदद लेना आता नहीं है एक्चुअली, ठीक है। फालतू की बस गीदड़ भपकियां जो है वो देता रहता है, जिनसे कुछ होगा नहीं, आपको भी पता है। बात करता है परमाणु बम छोड़ने की, परमाणु बम फोड़ना तो दूर की बात है, ठीक है। इसको ये नहीं पता है कि कौन सी मिसाइलें दागनी है, तो समझ में आई बात। लेकिन ये जो आतंकवाद का जो गढ़ बनता जा रहा है पेशावर इस्लामाबाद के पास में, ये रोकना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान खुद भी इसमें नाकामयाब सिद्ध हुआ है, पाकिस्तान की सरकारें चाहते हुए भी आतंकवाद को नहीं रोक पा रही है, जो कि ठीक नहीं है। ये आतंकवाद रुकना जरूरी है, क्योंकि कल को ये सब टूट रहे हैं, बलूचिस्तान टूट रहा है, सिंध टूट रहा है, तो सब कब्जा किसका हो जाएगा, आतंकवादियों का। आतंकवादियों के हाथ परमाणु बम लगना ठीक नहीं है भारत के लिए, क्योंकि एक बार के लिए कोई सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम है परमाणु बम लॉन्च करना, लेकिन आतंकवादियों का कोई भरोसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज है आप लोगों को समझनी पड़ेगी। एक और चीज, भारत ने परमाणु बम बनाया, उसके बाद में पाकिस्तान ने परमाणु बम परीक्षण किया था। परमाणु बम पाकिस्तान ने भी बना लिया था, लेकिन बाद में परमाणु बम परीक्षण किया, अर्थव्यवस्था डूब गई, तो इसने परमाणु बम बेचना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होता है कि आप देखो कि परमाणु बम छोटी चीज नहीं है जो आप लोग क्या करो दुनिया को बेचते फिर रहे हो, फिर इसने अपनी अर्थव्यवस्था बनानी शुरू की, तो ये किसी भी हद तक गिर सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को पाकिस्तान अच्छे से समझ में आया होगा। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं आप पाकिस्तान के कर पाओगे अब आगे जाकर के। नेक्स्ट वीडियो में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है अफगानिस्तान का लेकर के आऊंगा, किस प्रकार से 10-10 साल तक रूस, 20 साल तक अमेरिका के राज करने के बाद में वहां पर वापस से किसकी सरकार बनती है, तालिबानियों की सरकार बनती है 2021 में। वो सारी चीजें हम अफगानिस्तान में पढ़ने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो अफगानिस्तान के लिए है, कि भारत के लिए अफगानिस्तान अच्छा है या बुरा है, वो सारी चीज अपन इसमें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सफल क्लासेस का जो ये यूट्यूब चैनल है लोगों तक रीच पहुँचे, इसलिए आप लोग इसको ज़रूर से शेयर करें। साथ ही साथ कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों के लिए दूसरे वीडियोस यानी कि दूसरे टॉपिक्स पे भी वर्क करने वाला हूं, तो आप बने रहिए सफल क्लासेस के साथ में। एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, आप लोगों को इम्पोर्टेंट जानकारी ये देनी है कि देखो एक चीज़ हो रह गई, इम्पोर्टेंट जानकारी तो ठीक है देता हूँ, लेकिन ये देखिए ये इसका इस्लामाबाद है, सुंदर शहर है इस्लामाबाद, पहाड़ियों से घिरा हुआ है पूरा कंप्लीट, तो इस्लामाबाद है। एक शहर और देख लो इसका, ये भी इस्लामाबाद है जो कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि सुंदरता केवल भारत के पास ही, पाकिस्तान के भी पास में है। ये इसका कराची शहर है, हालांकि अगर कराची को अगर मुंबई से कंपेरिजन करवाएंगे तो ये आधा भी नहीं है मुंबई का भी, ये आप लोग भी समझते हो। कराची शहर को ये बहुत ज़्यादा डेवलप समझते हैं। समझ में आ गई बात। तो अब अपन देखते हैं कि जो आपका भारत देश है यानी कि भारत देश है, उसके पास में और कौन कौन से देश हैं जो सार्क देशों में आएंगे। लेकिन मैं उससे पहले आप लोगों को अगले वीडियोस में जाने से पहले बता देता हूँ बेटा कि सीईटी जो है राजस्थान की, उसमें कई दिनों से ये प्रपोजल चल रहा है कि 40% जो है क्या कर दिया जाए,
राजस्थान में जो सीईटी होने वाली है उसमें 40% मिनिमम पासिंग मार्क्स, यानी कि मिनिमम आप लोगों के क्या है एलिजिबिलिटी कर रहे हैं, उसमें अगर 40% आप लोगों के बन जाते हैं तो आप लोग किसी भी आगे की परीक्षाओं को देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो बेटाओ अब देरी नहीं करनी है आप लोगों को, सीईटी का कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि सीईटी का लास्ट ईयर जिन बच्चों ने पेपर दिया था वो उन्होंने बहुत हल्के में लिया था, जिसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा था। 200 से ऊपर कट ऑफ गई है लगभग हर एग्जाम की। तो आप लोगों को सीईटी को हल्के में नहीं लेना है, सभी के पास में सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए सीईटी का, जिसका नोटिफिकेशन अबाउट टू कम, यानी कि बिल्कुल आने ही वाला है। आप लोगों को तैयारी करनी है, कहीं से भी तैयारी करो, लेकिन सीईटी को हल्के में नहीं लेना है, नहीं तो बहुत लोग जैसे पछताए थे आप लोगों को पछताना पड़ जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, सीईटी की तैयारी करने लग जाओ, चाहे घर से करो, चाहे लाइब्रेरी से करो, चाहे कोचिंग पर करो, चाहे कैसे भी करो, लेकिन सीईटी को अब की बार पार लगाना है, तभी आप कांस्टेबल एलडीसी वगैरह की तैयारी कर पाओगे। ठीक है, इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय।